इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसका नाम जैसे पहले वाले का 3 नाम थे, इसके भी 3 नाम हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लूप लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका स्टेटमेंट मैं आपको बोल रहा हूँ और आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो, तो आप लिखना चालू कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, द सम ऑफ potential differences across all the circuit elements in a closed electrical circuit is 0। ठीक है, तो ये बेटा इसका जो स्टेटमेंट था, ये मैंने बोला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट में सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम करते हुए चलो तो 0 आएगा। और ये सही भी है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों, पर मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट ये बोलता है एनालिसिस की समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n डेल्टा वी एन इज 0 इन अ closed electrical circuit। ठीक है, अब ये जो है मैं आपको बताता हूँ उसको अप्लाई कैसे करना है और ये क्यों होता है। ये इस क्यों का जवाब मैं आपको दे सकता हूँ कि हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जैसे अगर हम ये सर्किट में ए से चले, तो जब हम घूम के वापस ए पे आ जाएंगे तो ये हुआ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। ए से चले और घूम के वापस ए पे आ गए तो दिस इज क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो अगर हम, आपको याद हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो भी वहाँ पर हम वर्क डन निकालते थे, तो वो क्यू डेल्टा वी होता था, जहाँ पे डेल्टा वी उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता था जहाँ से स्टार्ट करके जहाँ तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे ही वापस आ रहे हैं, तो डेल्टा वी 0 होगा। तो इसका मतलब वर्क डन 0 है। वर्क डन 0 है तो एनर्जी कंजर्व्ड है। एनर्जी जब वर्क डन नहीं हुआ तो एनर्जी कहीं लॉस नहीं हुई। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मैं आपसे बात करता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, इनफैक्ट 2 एग्जांपल ले रहे हैं। पहले हमको क्या करना है कि हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब जैसे ये वाला फर्स्ट वाला डायग्राम है, आप इसमें देख सकते हो कि इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 आएगा, सिंपल, दोनों सीरीज में है। पर अगर हमें इसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के निकालना है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जिन टर्मिनल्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी, उनके बीच में एक बैटरी है, सेल है, जिसका वोल्टेज है V। अज्यूम करना है आपको एक सेल ऑफ एनी वोल्टेज V बिटवीन दोज terminals of the circuit in which we have to calculate the equivalent resistance। ठीक है, माना। अब हम मानते हैं कि कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा इसमें, भाई सेल लगाया है, रेजिस्टेंस है, तो करंट भी होगा आई, मान लो आई। अब बेटा आप ये हमेशा ध्यान रखना कि करंट हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, समझते हो। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है तो वो लोअर टू हाइयर जाता है, ये हम इलेक्ट्रो में पढ़ चुके हैं। और क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल। ठीक है ना, इनफैक्ट सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर है? तो उसी तरीके से जब करंट फ्लो हो रहा है, अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि आप ये देख सकते हो, ये जो तार है और ये जो तार है, यहाँ पे मैंने कोई रेजिस्टेंस नहीं बनाया है, तो ये अजम्पशन है हमारा कि ये तार का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखना आप। और इसका जो भी रेजिस्टेंस है सर्किट का, वो यही दोनों है, वो हमने एक जगह बना दिए। तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये हमारा अजम्पशन है।
तो अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। तो अगर इस पॉइंट, ये पॉइंट ए है यानी इसका पोटेंशियल वी ए है, तो इसका भी वी ए होगा, इसका भी वी ए होगा पोटेंशियल। तो अगर सेम पॉइंट्स, अगर कई पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो आप उनको नाम भी सेम दे सकते हो। तो मैंने इसलिए सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स को नाम सेम दे दिया ए। ठीक है ना। अब आप सोचो कि जब आप ए से स्टार्ट होते हो और आगे जाते हो तो यहाँ से यहाँ तक ये भी ए ही होगा, यहाँ का कोई सेम पोटेंशियल होगा। मान लो ये बी है, इनफैक्ट बी तो मैंने मान लिया है, ये सी है मान लो, तो ये भी सी होगा ये पॉइंट भी, और ये बी है तो ये भी बी होगा। जहां जहां बैटरी और रेजिस्टेंस नहीं है उन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है। तो अब जब ए इस रेजिस्टेंस से जा रहा हूं और करंट भी ऐसे ही जा रहा है ए टू सी, देखो आप गौर से, जब मैं ए से चल के यूं घूमूंगा, है ना, यूं ऐसे करंट के साथ साथ, तो जो ये रेजिस्टेंस है इससे जब मैं जाऊंगा तो ए से सी जाऊंगा, तो करंट भी तो ए से सी जा रहा है, और करंट जाता है हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जो हाइयर है ना ए, वहां पे प्लस लगा दो, लोअर पे माइनस लगा दो। उसी तरह जो R2 है उसमें से करंट जा रहा है तो वो C टू B जा रहा है, तो हाइयर पे C हो गया, लोअर पे B हो गया। समझ गए आप? तो प्लस माइनस लगा दो। अब आप लिखो, अब आप जानते हो कि रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज आता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो V इज इक्वल टू आता है IR। तो पहले वाले रेजिस्टेंस पे आएगा IR, तो I तो मैंने I माना है रेजिस्टेंस है R1 और एक माइनस आएगा, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। और जब मैं रेजिस्टेंस R1 पे से जा रहा हूं तो फाइनल पॉइंट C है और इनिशियल पॉइंट A है। अब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल C का कम है और A का ज्यादा है, तो फाइनल पोटेंशियल कम है, इनिशियल पोटेंशियल ज्यादा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो नेगेटिव आएगा, माइनस IR। फिर मैं R2 से जाऊंगा तो मैं C से B जा रहा हूं, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आएगा, माइनस IR2। समझ गए आप? और फिर जब मैं आगे जा रहा हूं, यहां जा रहा हूं, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल का चेंज नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो। अब बैटरी आ गई। बैटरी में जो छोटा टर्मिनल होता है वो लोअर पोटेंशियल होता है और जो बड़ा टर्मिनल होता है वो हाइयर होता है। तो अब मैं छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल पे जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस लिखूंगा, फाइनल बड़ा है। और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस तो V ही होता है ना, जो दिया हुआ है वही तो होता है, IR थोड़ी होता है। IR तो रेजिस्टेंस पे होता है। समझ गए? फिर आप घूम के वापस A पे आ गए तो क्लोज लूप बन गया। अब आप कर दो इक्वल टू 0। जैसे ही क्लोज लूप बन जाए तो सम ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू कितना हो गया, I कॉमन R1 प्लस R2। समझ गए? और आप जानते हो कि जिन दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उनके बीच में वोल्टेज कितना है V, और उस टर्मिनल A से B तक करंट कितना फ्लो हो रहा है, टोटल I। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना वो V अपॉन I होगा, जो भी उनके बीच का वोल्टेज है अपॉन जो करंट फ्लो हो रहा है। तो कितना हो गया, R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट सीरीज में, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है। और आगे से हम प्लस माइनस भी नहीं लगाएंगे जो हम लगा रहे हैं बार बार, हम सिर्फ ये करेंगे कि ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम पॉजिटिव लेंगे, और करंट के अपोजिट चलने में हम पोटेंशियल डिफरेंस को, इनफैक्ट मैंने शायद उल्टा बोल दिया कि ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम डेल्टा V को नेगेटिव लेंगे और करंट के अपोजिट चलने पे डेल्टा V को पॉजिटिव लेंगे। ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, कि ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में चलने पे डेल्टा V नेगेटिव लेंगे, और ऑन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट डेल्टा V को पॉजिटिव लेंगे।
ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो आप। तो अब हम ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये आ गया। अब ये क्या था सिचुएशन कि ये एक R था, ये एक R था और ये एक R था, ये तीन रेजिस्टेंस थे, ठीक है ना। ये थोड़ा सही लिख देता हूँ। A और B टर्मिनल्स थे, हमें इनमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमें वैसे तो पता है कि ये दोनों किस में है, पैरेलल, तो इनका हो जाएगा R/2 और R/2 के साथ R किस में है, सीरीज में। तो जो R इक्विवेलेंट आना चाहिए वो आना चाहिए 3R/2, R/2 प्लस R, सही है ना। अब इसको हम प्रूफ करेंगे बाय KVL। तो हम क्या करते हैं, हमने सीखा है कि अगर हमें KVL यूज करके R इक्विवेलेंट निकालना होता है तो हमें सबसे पहले एक सेल अज्यूम करना होता है उन दो टर्मिनल्स के बीच में जिसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और वो दो टर्मिनल्स यहाँ पर A और B हैं। तो हमें एक सेल अज्यूम करना है जिसका वोल्टेज कुछ V मान लो आप, ठीक है ना, और कुछ करंट यहाँ से जा रहा है, मान लो I। तो I इसमें से गया। अब बेटा यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड करता हूँ कि ये जो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं R और R, ये अलग अलग तो है नहीं, ये तो इक्वल है। तो जो करंट I है ना, इसको कई बच्चे क्या करते हैं कि इधर I1 मान लेते हैं और बचा हुआ कितना हुआ, I में से I1 गया तो I माइनस I1 नीचे से गया। तो बेटा वो अपने लिए थोड़ी समस्या बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर वो दो वेरिएबल ले आ रहे हैं, एक तो I ले आ रहे हैं और I1 ले आ रहे हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसा मत करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, करंट डिवाइडर रूल को सोचो कि जब दो रेजिस्टेंस इक्वल हैं, पैरेलल में लगे हैं, तो जो करंट डिवाइड होगा वो इक्वल ही तो होगा, आधा आधा। तो ऊपर से गया I/2, नीचे से गया I/2, सही है ना बात। तो आप I1 को क्यों लेके आते हो फालतू, और वापस I आ गया। और बेटा करंट को डिवाइड करते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात याद रखनी है कि सेल तभी करंट देता है जब उसको ये पता हो कि जितना वो करंट दे रहा है उतना उसके पास वापस आएगा। और ये ज़रूरी है करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कि जो भी करंट यहाँ से प्लस से निकल के जा रहा है वो कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो, कितनी बार भी डिस्ट्रीब्यूट हो, पर रिकम्बाइन होके वापस नेगेटिव पे उतना ही आए जितना प्लस से निकले। अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हो तो आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन गलत है, चेक करो उसको, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हम लूप को नाम दे देते हैं A और ये हो गया C, तो ये भी C हो गया, ये हो गया B है ना, ये भी B है और ये लूप है। तो अप्लाइंग KVL इन लूप A C B A, देखो आप, मैं ऊपर से जा रहा हूं, समझ गए आप। ये जो लूप है ना, ये वाला A C B A है ना, नीचे से भी जा सकता था, कोई सा भी एक लूप लेना है जिसमें बैटरी आ रही है। आप कहोगे लूप तो ये भी है, पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए वो लूप सेलेक्ट करना है जिसमें बैटरी आ रही है। तो ऊपर से जाओ और बैटरी आ रही है, नीचे से भी जाते तो आती, ठीक है। और KVL लगाओ। तो देखो मैं करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव लूंगा, -IR है ना। फिर मैं ऊपर से गया तो अब मैं वापस करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो -IR/2, क्योंकि उसमें से I/2 जा रहा है। फिर मैं यहाँ से घूम के ऐसे नीचे आ गया और अब सेल से जा रहा हूँ। तो सेल से जब जा रहा हूँ तो माइनस से प्लस जा रहा हूँ, तो लूंगा +V बराबर 0। तो V आ गया आपका 3IR/2। और क्योंकि R इक्विवेलेंट लिख रहे हैं तो R इक्विवेलेंट होता है V/I, हम बात कर चुके हैं। तो ये होगा 3R/2, जो हमने पहले ही लिख के रखा है कि 3R/2 आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ को मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल से अप्लाई करना सिखाया है।
और इस पे अच्छे एग्जाम्पल तो आगे करेंगे हम। तो अभी आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।